गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, एक या दो वीडियो लास्ट है यूकेपीएससी का। आज तक के जितने भी पेपर है यूकेपीएससी ने करवाए वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ये 27वां 28वां एपिसोड में आपके जितने भी पेपर हुए थे वो सब मैंने आपको करवा दिए थे। आप लोगों ने बहुत तन मन धन से इसको सुना होगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम लेक्चर। ठीक है दोस्तों, किसी भी हालत में इसको कवर करेंगे। और आज हाँ, मैं आज कम व्याख्या करूंगा क्योंकि अगर व्याख्या करने के पीछे लग गया तो 3 एपिसोड बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ूंगा और सीधे सीधे आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। हाँ, अब क्या करें, मन लगाना पड़ेगा दोस्तों। कंसंट्रेट यूर माइंड कल के लिए। ठीक है, कैसे भी करके अपना मन स्थिर करिए। जो होना हो गया सो हो गया, लेकिन परसों से फिर से हम उसी रुतबे में आएंगे। डोंट वरी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है? तो जनता है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, याद करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस टाइम पे संविधान बन रहा था तो उस टाइम पीरियड पर यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर जी थे, याद करिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं? इससे पहले भी वो क्या वो हो सकता है, मतलब चुनाव कराए जा सकते हैं। तो लेकिन आपको याद रखना है, पंचायत चुनाव आपको याद रखना है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। ठीक है। और आर्टिकल 243, ठीक है, क से अण तक इसका प्रावधान है। और सारी चीज़ें मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ पंचायत राज से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो ये चौधरी चरण सिंह जी कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। और अगर सवाल पूछाएगा कि चौधरी चरण सिंह का टाइम पीरियड, तो 1979 से 80 के आसपास इनका टाइम पीरियड रहा था। और ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, याद करेंगे। ठीक है। वहीं अगर आपको यह पूछा जाएगा कि बताइए चंद्रशेखर के बारे में पूछा जा सकता है, ये 8वें PM थे भारत देश के। 1990 और 91 के आसपास इनका टाइम पीरियड था। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप बहुत अच्छे जानते हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये भारत देश के। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ज्ञान काफ़ी हो गया आज के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी तो 1945 में, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। इसके साथ IMF की भी स्थापना। अगला है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और 19 जुलाई को। और इसके बाद दूसरा चरण 1980 में होता है, जहां पर 6 बड़े बैंकों का, यहाँ पर 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष लागू होती है? ये आ चुका 2006, याद करिएगा। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय, 1829, आप याद करिएगा दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन होता है? तो आंध्र प्रदेश, 1953, याद करिएगा दोस्तों। और भाषाई जो आधार पर पुनर्गठन के लिए आयोग बनी थी, फिर मैंने आपको बताया था राज्यों का पुनर्गठन 1956 में। आपको याद रखना है कि 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। 1953 में भाषा आधार पर पुनर्गठन के लिए आपका फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर के नेतृत्व में कमेटी बनती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 132वां, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीयों का दोस्तों। ठीक है। वहीं राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को, याद करिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका अपना उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। हर 12 वर्ष के बाद दोस्तों, अब आने वाले 2026 में आपका नंदा महोत्सव, नंदा राजात होना है। और एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है 280 किलोमीटर, इंद्राणी बागान चमोली से स्टार्ट होता है और हेमकुंड तक जाता है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, होमकुंड तक जाते हैं ये यात्रा। ठीक है। यहाँ पर खास करके अल्मोड़ा और कुमाऊँ और गढ़वाल का एक बहुत सांस्कृतिक त्यौहार कह सकते हो दोस्तों। आप लोग देखते होंगे चमोली से होते हुए कई दिनों तक ये यात्रा चलती है, 19-20 दिनों का ये यात्रा होता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता थे? तो मीमांसा के प्रणेता आपके, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको आना भी चाहिए, ये प्रश्न बहुत यूनिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैमिनी थे। इसको आप याद करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे तो आप नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे।
भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपका मध्य प्रदेश। दालों में अग्रिम राज्य आपका मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। उत्पादन की दृष्टि से याद रखिए। हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपका तुलसीदास जी थे और अकबर के शासनकाल में इन्होंने यह लिखा था। ठीक है, 1575 के आसपास याद करिएगा। हाँ, 2 वर्ष का समय लगा था 77 में तक। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वासुकी नाग। याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन में। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है, ये मुझे पता नहीं है, आप खुद ही आंसर बता लीजिएगा। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नैनीताल है और इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1897 में इसकी स्थापना, मतलब आप कह सकते हो कि नींव रखी जाती है। तो आंसर कभी कभी, क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय कब बना ऐसा सवाल आता है, तो 97 आप करेंगे, लेकिन पूर्ण आपका 1900 में होता है, इसलिए आप याद करिएगा दोस्तों इसे भी। अगला प्रश्न है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर आपका दोस्तों कहाँ है? ये रुद्रप्रयाग में है और सबसे ऊंचाई पर स्थित चारों धामों में। ठीक है, 3581 इसका क्या है मीटर ऊंचाई है, याद करिएगा। और सबसे नीचे आपका गंगोत्री है, याद करिएगा दोस्तों। हाँ, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून है, जिसकी बात हम करते हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जिसकी नींव 1906 में रखी जाती है, तो ये देहरादून में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड को आय में सबसे अधिक योगदान देता है? तो पर्यटन। अगला है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, याद करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिएगा, तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार 1968 में चितमराग के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूषित नाम बताइए। तो गोविंद बल्लभ पंत जी, आपको याद रखने 1957 में यह पुरस्कार इनको दिया गया था 26 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, 1957 में याद करिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, और कोई नहीं है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है? तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में कौन सा है दोस्तों? ये केदारनाथ हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने केदारनाथ की ऊंचाई आपको बता दिया, चारों धामों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी थे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? तो हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को 15 जनवरी, ठीक है दोस्तों, याद करिएगा, 2009। ये अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को याद करना किसी भी हालत में। अब हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ULDA LDA 2007 में जो पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि हमने समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पेपर है ये UKPSC के द्वारा पूछा गया जो 2007 में हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद आपके UKPSC के सारे पेपर खत्म हो जाते हैं, जितने भी आज तक पेपर बने थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अगला पहला प्रश्न है दोस्तों सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका भीमबेटका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश। इसकी खोज विश्वदत्त ने आपका 1957 में किया था, मैंने पहले आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल से पाया गया है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा शहर था, याद करिएगा। अगला है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था उस टाइम पीरियड पे? तो उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, याद करिएगा। हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश की फैली थी। ठीक, और कुषाण वंश का सबसे खतरनाक कनिष्क पर जरूर याद करिएगा। अगला है, इंडिका का मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, जब मौर्य साम्राज्य था उस टाइम पीरियड पर इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में 1 रुपये में 1 किलो चावल योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने 1 किलो चावल 1 रुपये में ये वाली योजना लॉन्च की है। ठीक है, और याद करिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है ऊपर पे कि मेगास्थनीज में, जो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है ना,
इन्होंने पाटलिपुत्र का बहुत अच्छा वर्णन किया है, मतलब पटना राज्य के या पटना के बारे में, पटना शहर के बारे में इंडिका में बहुत अच्छे से क्या कर रखा है, वर्णन कर रखा है। हाँ? अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिका थे। अगला है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो रामदास जी को दिया था। किसे दिया था? रामदास जी को। हाँ, जहाँ पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो जैन उल अबिदीनी ने सबसे पहले आपका जजिया कर को समाप्त किया था। इसे आप जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? मैंने आज सवेरे ही आपको यह बताया था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है ये सन 1761 में होता है, और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, अब्दाली और मराठा राजा जिनका नाम क्या था? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, आपको याद होना भी चाहिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और इनके द्वारा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। मैंने आपको ना इन सारे फैक्ट, एक एक फैक्ट इन पर बताया, जैसे दयानंद सरस्वती के बारे में बता रखे हैं, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। अब कोई बात नहीं दोस्तों, कल जब पेपर देने के बाद आओगे तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप इसको फिर से रिकॉल ज़रूर करिएगा। सारे के सारे फैक्ट का मैंने ना एकदम इतना खोल खोल के इतना पोस्टमार्टम कर दे रखा है ना दोस्तों, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आईएनसी की स्थापना 1885 में की जाती है। वंदे मातरम गीत के रचयिता, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपके क्या थे? वंदे मातरम गीत के रचयिता थे। सबसे पहले 1896 में गाया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे साथी कौन कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। अगला है, किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने आपका यह आर्थिक घिनौनी है करके यह विचार व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? या फिर धन निकासी कह सकते हो, या फिर ड्रेन थ्योरी आप कह सकते हो। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह थ्योरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यमुना नदी बंदरपुछ पर्वत से निकलती है, याद करिएगा, श्रीकंठ दर्रे से याद करिएगा। हाँ? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? अगर हो सके तो पूर्वोत्तर राज्य के एक बार साथ राज्यों को देख करके जाएगा कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा कनेक्ट करते हैं। तो मणिपुर नहीं करता है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर जो भारत का सबसे लंबा है, याद करिएगा, निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलुज। ठीक है। अगला है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो ये दुलहस्ती पावर स्टेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जम्मू कश्मीर में, ये आपको आना चाहिए। और किस नदी पर है? ये नदी है आपके दोस्तों चिनाब नदी पर, याद करिएगा। अगला है दोस्तों, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से? तो काली मिर्च, काला सोना। ठीक है, केरल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रिम उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको याद रखना है, और मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न मुझे दोबारा बताना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा कि दालों की या दलहन की श्रेणी में सबसे आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो सोयाबीन भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन है? डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत राज्य कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो झारखंड करता है, कोयले में सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड। ठीक है, झारखंड याद करिएगा। और मैं आज ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चनों पर, क्योंकि समय कम है, पेपर लास्ट है ये, इसलिए। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज क्योंकि पेपर लास्ट है, ख़त्म करने मुझे 100 प्रश्न इस एपिसोड के, लोक सेवा के जितने भी पेपर थे, इसलिए। हाँ, नहीं तो इसमें 3 वीडियो बन जाएगी ना, क्योंकि ठीक है, इसलिए मैंने सोचा फटाफट आज क्या कर लेता हूँ, सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ किस तरीके से प्रश्न बने हैं। प्रश्न वही है
जो पहले मैंने चर्चा की है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। लौह अयस्क के भारत में 4 अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात खत्म। ठीक है, लिग्नाइट होता है इसके बाद, हेमेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट। अगला है आपका दोस्तों राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो आपका जो द्वीपीय महाद्वीप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया है या आशियाना कह सकते हो। ओशियाना ओशियाना ओशियाना, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को ही ओशियाना, ओशियाना महाद्वीप पर ऑस्ट्रेलिया देश स्थित है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता होना चाहिए एशिया महाद्वीप है। अगला है दोस्तों यहाँ पर मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो कहाँ पर है मेडागास्कर द्वीप सबसे बड़ा द्वीप? आपको ये प्रश्न भी आना चाहिए। तो हिंद महासागर में, यहाँ सॉरी, जब ऐसे करके आप देखते होंगे भारत का ये नीचे वाला इलाका, तो यहाँ पर आपका हिंद महासागर का इलाका आ जाता है, तो यहीं पर मेडागास्कर द्वीप है। अगला प्रश्न है ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये है आपका यूएसए में ग्रेट सॉल्ट, और ग्रेट निकोबार ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ग्रेट सॉल्ट झील आपका यूएसए में। अगला है दोस्तों निम्न में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ओके, अगला प्रश्न सेशन का निम्न में से किसको विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटोज हो जाएगा, और ब्राज़ील को कहा जाता है, याद करिएगा। अगला है भारत के कैग सीजीए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? लोक वित्तीय संरक्षण के रूप में कार्य करना। और भारत के वर्तमान में कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, 14वें हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, तो बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होगा उनके साथ जो अन्य न्यायाधीश होंगे ना, उसकी बात हो रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या करेंगे? राष्ट्रपति विचार विमर्श करेंगे, तब जाकर के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अगला है यहाँ पर सेशन का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो लोकसभा का चुनाव कंडक्ट कराती है निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का करवाती है, राष्ट्रपति का करवाती है, स्थानीय निकायों का चुनाव आपका भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाती है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है स्थानीय निकायों का चुनाव, जिसमें आपके ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं शामिल। ठीक है, अगला है जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके प्रमुख कौन थे? उसके मतलब प्रमुख कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बलवंत राय मेहता। अनुशंसा तो इन्होंने ही की थी ना असल में, तो बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया जाता है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद करिएगा, जयप्रकाश नारायण का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, बोले तो जीडीपी की बात हो रही है, में सर्वाधिक योगदान है? तो थर्ड सेक्टर का, तृतीय सेक्टर का इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और जीडीपी किसे कहते हैं? किसी भी भौगोलिक देश के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में कुल उत्पादित सेवा एवं मूल्य का अंतिम वस्तु एवं सेवा का मूल्य को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, याद करिएगा। हाँ, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल सेवा का अंतिम, याद करिएगा। अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया, ये रास्ता तैयार किया था? तो पंचायती राज संगठन का। अगला प्रश्न है भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे है मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग के लिए। ठीक है, और हाँ आप लोगों को ये सवाल बन सकता है एमएसएमई एक्ट कब आया भारत में? तो 2006 करेंगे आप लोग। ठीक है, याद करिएगा दोस्तों इसे भी। अगला है यहाँ पर 15 वित्त के नाम याद रखेंगे, एन के सी आप याद करेंगे। ठीक है, अगला है नर्सिंग समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार सेक्टर से संबंधित है, 1991-92 के आसपास, याद करिएगा। अगला है निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, 1982, याद करिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो चांदी का है, चांदी एक मिश्र धातु है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन होता है जब कुल हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो याद करिएगा सूर्य का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन होता है, याद करिएगा। और
जो उसका बाहरी आवरण होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 होता है, याद करिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है तो रेड लाइट होता है। अगला है रासायनिक रूप में सूखी बर्फ होता है, बर्फ तथा साधारण नमक मिश्रण होता है सूखी बर्फ। अगला है एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है, बॉक्साइट से किया जा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ही बॉक्साइट का क्या है, अयस्क है, याद करिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है भारी जल भारी जल के अनुसार H2O हाइड्रोजन में प्रतिशत मात्रा 11.11% होता है। बस साइंस को आपको हिंट के तौर पर याद रखना है, यहाँ पर ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन नहीं है। अगले प्रश्न में सीधे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, कंपाइलर नहीं है, याद करिएगा। ये आंसर एक बार मैं चेक करता हूँ दोस्तों, फिर आपको मैं बताता हूँ, एक बार रुके। हाँ, यही होना चाहिए आपका, कंपाइलर सही आंसर है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो कैसे प्राप्त करता है दोस्तों? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी गति के कारण, शुद्धता के कारण, स्मृति के कारण, तो ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है, तो ये सही हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के कारण अपना क्या करता है, वांछित तरीके से कार्य करता है सॉफ्टवेयर के कारण ही। आज मैंने आपको बता दिया दोस्तों, मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चनों पर, ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है हमारे पास। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन को और सुपर कंप्यूटर को, या फिर आप कह सकते हो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य को मॉडेम एक हार्डवेयर है जो युक्ति जोड़ता है। लैन का तात्पर्य है फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगला है एक एम बी मेमोरी होती है, तो ये अच्छा प्रश्न है। 1 MB, जिसे आप 1 MB कहते हो ना, 1 MB मेमोरी होती है तो 1024 KB, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आप WW कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, WW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है रोम मेमोरी है, रोम की बात हो रही है, रोम रीड ओनली मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका काम होता है केवल पढ़ने के लिए, ये सही है दोस्तों आपका, ठीक है। इसका काम सिर्फ क्या होता है, केवल पढ़ने का ही काम होता है इसका, इसे आप जरूर याद करिएगा। हाँ, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है आई आर सी की बात हो रही है, इंटरनेट रिले चैट होता है इसका अर्थ, इंटरनेट रिले चैट। अगला प्रश्न है वाडा का संबंध है डोप टेस्टिंग से होता है, ठीक है। वाडा का संबंध किससे होता है दोस्तों? डोप टेस्टिंग से। अगला प्रश्न है जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में, ठीक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का एक प्रदूषक सूचकांक है जलीय वातावरण में, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। तो वातावरण में सर्वाधिक, जैसे आप पृथ्वी है तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक प्रतिशत है तो किसका है, नाइट्रोजन का, ठीक है। किसका है, नाइट्रोजन का। अगर तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन का 46%, नाइट्रोजन 78%। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हैं? तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी फाइबर ऑप्टिकल से जुड़े हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? तो चमोली में है, 1983 याद करिएगा, ठीक है, फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 1930 में अंग्रेज सरकार द्वारा 1930 में अंग्रेज, सॉरी दोस्तों, शायद मैंने गलती से फूलों की घाटी 1983 कर दिया था, 1982 करिएगा, 1983 नंदा देवी होगा, हाँ याद करिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किसको वर्ष 2009 में शौर्य चक्र दिया गया था? तो मेजर सुंदर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों का सेशन का 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो यहाँ पर बीरचंद सिंह गढ़वाली जी थे, याद करिएगा। हाँ, गोली चलाने पे क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली है? तो ये मिली है कालसी, और प्राकृतिक लेख इनकी है, प्राकृत लेख। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को। अगला प्रश्न है श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था? तो श्रीनगर पंवार वंश का संस्थापक था, ये अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर था अजयपाल, और श्रीनगर को अजयपाल ने राजधानी बनाई थी 1517 में और देवलगढ़ को 1512 में।
अगला प्रश्न है, केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थल है, केदारनाथ की बात हो रही है तो इनका शीतकालीन निवास स्थल है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। अगला है, निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, तो ये दिया गया था गब्बर सिंह नेगी को। किसको दिया गया था? गब्बर सिंह नेगी को। और इनको दोस्तों आपका विक्टोरिया क्रॉस मिला था 1915 में, ठीक है। और दरबान सिंह को 1914 में। कैसे याद रखेंगे दरबान को विक्टोरिया क्रॉस? दरबान 1914 4, तो दरबान में कितने शब्द हो रहे? 4, दरबान, ठीक है। गब्बर याद रखें, गब्बर में 3 3 पंजे 15। आगे जाएंगे, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, तो यहाँ पर मोलाराम हो जाएगा। कुमाऊँ का पौराणिक नाम है तो आपका मानसखंड हो जाएगा, ठीक है। स्कंद पुराण में 2 उत्तराखंड के नामों की चर्चा है, केदारखंड और मानसखंड। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 1956 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इसे भी जो याद करिएगा। 13 समथिंग प्रतिशत आपका कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किस फूल को राज्य पुष्प घोषित किया है, तो ये क्या है? ब्रह्म कमल को, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है, तो ये है आपका दोस्तों देहरादून का। कहाँ का है? देहरादून का सूर्यधार का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6 है, अभ्यारण्य 7 है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य चमोली में, याद करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है सेशन का, थोड़ा सा लंबी वीडियो बन सकती है, याद करिएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में सर हैली नेशनल पार्क के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ क्या है? एक दर्रा है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है, तो ये है आपका दोस्तों, उत्तराखंड की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा थारू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? थारू, ठीक है। और जौनसारी यहाँ पर आपका सही नहीं होगा, ये जौनसारी गढ़वाल की प्रमुख है। गढ़वाल में जौनसारी सबसे आगे है, तो कुमाऊं में सबसे आगे थारू है। तो दोनों को जब मिलाओगे तो थारू सबसे ज़्यादा हो जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बालिका शिशु के लिए जो योजना जारी की है उसका नाम क्या है, तो धनलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, मनरेगा के वित्तीय वर्ष, ये आपका बजट है, याद करिएगा। मनरेगा में इतना आप याद रखना है कि उत्तराखंड सरकार कितनी धनराशि आवंटन करती है, तो 213, ठीक है। और मनरेगा से संबंधित अधिनियम मैंने सब कुछ आपको बताया था। मनरेगा सॉरी, पहले नरेगा हुआ करता था 2006 में, तो मनरेगा का हुआ 2009 से 2 अक्टूबर से। और 100 दिन कार्य करना अनिवार्य। भारत डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार का सदस्य कब बना? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य देश, संस्थापक देश रहा है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ। और डब्ल्यूटीओ कहाँ से निकला? 1948 के गेट्स से निकला है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब डिटेल कम पढ़ करेंगे यार दोस्तों, क्या करें। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था रूस में उस टाइम पे, ठीक है। अब ये हो गया वृक्ष हो गया, क्या हो गया? अब वृक्ष हो गया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका जुड़ गया 2010 में, ठीक है। तो ये अब वृक्ष देशों में अब कितने सदस्य देश हैं? 5, पहले 4 ही हुआ करते थे यहाँ। और यहाँ पर वृक्ष है दोस्तों, ये नाम से क्लियर है, देखो, ठीक है। वृक्ष ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है, तो ये हेमकुंड उत्तराखंड में, और हेमकुंड कहाँ है? चमोली में है, ठीक है, चमोली में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विमंडन, ये मैंने पहले आपको उत्तराखंड करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक VS मिन्हास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है, तो आपका चंपावत सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है और वो है हरिद्वार, ठीक है। और घनत्व में उत्तरकाशी सबसे कम है, याद करिएगा। अगला प्रश्न है, द ऑडेसिटी ऑफ होप का लेखक कौन है, तो बराक ओबामा है। अगला है, महिला 2020 क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश ने जीता था, तो ये जीता था इंग्लैंड ने। किसने जीता था? इंग्लैंड ने दोस्तों। अगला है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन ने कराया था, याद करिएगा, ठीक है। कहीं पर नरसिंह वर्मन प्रथम भी दिया जा सकता है, इसलिए याद करिएगा महाबलीपुरम। अगला है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो अभिनव बिंद्रा जी आपके निशानेबाज खेलते हैं, याद करिए, अब तो रिटायर हो गए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो वह स्थान जहाँ से आपका ये आपका सही हो जाएगा, भारत का
प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है ये दक्षिणी गंगोत्री। अगला है लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में, तो यह है गुजरात में। किस में है, लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र आपका गुजरात में, इसे आप याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं 2007 से लेकर के साल 2023 तक, संपूर्ण हमने यूकेपीएससी के सारे प्रश्न देखे यूकेपीएससी के। इसमें कोई भी पेपर या एक भी पेपर यूके ट्रिपल एससी का नहीं है, यूके ट्रिपल एससी का इसमें नहीं है। 2007 से मेरे पास जितने भी पेपर थे 2023 तक दोस्तों, पटवारी भी इसमें इंक्लूडिंग नहीं किया गया, पटवारी अलग से मैंने बता दिया था। तो जितने भी पेपर थे उसको सारे को मैंने यहाँ पर आपको बताया, आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, ये लास्ट पेपर सबसे कम डिस्कस किया मैंने आपके साथ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं कल या परसों से कुछ नया सेशन ले आ रहा हूँ। और दोस्तों आज भी दिल बहुत दुखी है दोस्तों, मेरी आवाज़ इतना तभी अजीब जैसा लग रहा होगा आपको, इसके पीछे एक ही रीज़न है। उत्तराखंड में मेरे कई भाई बहन दो लोग जेल में हैं, उनके लिए क्या कहूँ दोस्तों, दिल बहुत रो रहा है। ठीक है, हमने कोशिशें बहुत की है, आगे भी करते रहेंगे दोस्तों। बस आप लोग अच्छे मन से कल दोस्तों शांत मन से बी पॉजिटिव होकर के बढ़िया तरीके से आपको पेपर देना है, अच्छे से पेपर देना है दोस्तों। ठीक है, जिसका होना होगा वो अच्छे से हो जाएगा, ये मत सोचिएगा कि नकलची आएंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, देख लेंगे झेल लेंगे आगे भी। ठीक है, आप अच्छे से दीजिएगा पेपर, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई बहनों को। ठीक है, तब कल मिलेंगे शाम को। विश यू गुड लक, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।